नमस्कार दोस्तों, ये Q&A सीरीज़ का लास्ट पार्ट है। इस वीडियो में मैंने आपके हर क्वेश्चन का डिटेल में आंसर किया है और इसीलिए वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो गई है, पर फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके मोस्टली डाउट क्लियर हो जाएंगे। और जो लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मेरा नाम प्रतिभा है और इस चैनल पर मैं LIC वीडियोज़ को गाइड करती हूँ। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, जिससे गाइडेंस रिलेटेड ऐसी वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहे। चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। Q&A सीरीज़ के पार्ट सेकंड में हमने 21 क्वेश्चंस कवर कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेमिनार ब्रॉडकास्ट मैसेजिंग डिजिटल मार्केटिंग से फ़ायदा होता है क्या? ऑफ कोर्स फ़ायदा होता है, बट इसका जो फ़ायदा है वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि आप इन रिसोर्सेज को किस तरह से यूज़ कर रहे हो। अगर एक सेम पैटर्न पे चल रहे हो, वही बोरिंग सा ब्रॉडकास्ट मैसेज भेज दे रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई उसे इतना ज़्यादा पढ़ता भी है। आप अपने जो मैसेज है उसको थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाइए। और अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं तो उससे भी फ़ायदा होगा आपको। क्योंकि देखिए, जब मैंने डेटा परचेज़ किया था, तो जिस लेडी से मैंने डेटा परचेज़ किया था, तो मैंने उनसे पूछा था कि आप ये नाम और नंबर मुझे कैसे देते हो। तो उन्होंने बताया था कि वो फेसबुक पे कोई ऐड डालते हैं, कोई फॉर्म वगैरह होता है जिसमें वो फॉर्मेट उनका ये रहता है कि आप इनकम कमाना चाहते हैं तो क्लिक करिए। तो क्लिक करने के बाद वो उनका नाम, नंबर, प्रोफेशन और एरिया वगैरह की डिटेल मांगते थे। एंड वही चीज़ें सब फिर वो मुझे नाम नंबर उठा के वो मुझे 100 या 50 रुपये में बेच देते थे। तो कोई किसी दूसरे को पैसे दे रहे हो, आप ये काम आप अपने लिए खुद भी कर सकते हो। आप व्हाट्सएप पे कर सकते हो, आप फेसबुक पे कर सकते हो, आप इंस्टा पे कर सकते हो। तो आपके पास तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं तो जहाँ ये आप काम कर सकते हो। तो या ऑफ कोर्स इनसे फ़ायदा होता है, बट थोड़े से इनोवेटिव और क्रिएटिव होइए। अपने जो आप पोस्ट वगैरह बना रहे हैं फेसबुक के लिए, वो थोड़ी इंटरेस्टिंग होनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों से फ़ायदा फॉर श्योर होता है। 23 क्वेश्चन है, लोग पूछते हैं सरकारी जॉब है ना, उनको कैसे बताऊँ ये क्या जॉब है? आपने क्या जवाब दिया था? वही जवाब दिया था जो है कि हाँ भाई, गवर्नमेंट जॉब है, डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC में। इतना ही बताना है लोगों को कि गवर्नमेंट जॉब है और डेवलपमेंट ऑफिसर हूँ LIC में। इसके अलावा ज़्यादा कुछ डिटेल उनको देनी नहीं है कि फील्ड में काम करना होता है, मुझे तो ऑफिस में एक बार सिग्नेचर करना होता है, एजेंट बनाना होता है, एजेंट बनते नहीं हैं, IB आता है। ये सब आपको इन्फॉर्मेशन उनको देनी नहीं है। जिनको लेनी होगी वो एनीवे गूगल से ले लेंगे। आपको कुछ नहीं बताना। अपनी पोस्ट को लेके, अपनी जॉब को लेके आपको कॉन्फिडेंस शो करना है, पहली बात। दूसरी बात, आपको अपनी जॉब को कभी भी लाइटली नहीं दिखाना है कि ये तो अपनी जॉब प्रोफाइल को लेके कभी भी किसी के सामने भी आपको बुराई नहीं करनी है। आपके फैमिली मेम्बर्स, जिसमें आपके मदर, फादर, पेरेंट्स, आपके सिबलिंग्स और कोई बहुत क्लोज फ्रेंड है तो वो। अदरवाइज़ आपको किसी को, स्पाउस वगैरह को, ये जो बहुत क्लोज लोग होते हैं ना, इनको बता देना है। अदरवाइज़ आप किसी को अपनी जॉब प्रोफाइल की बुराई नहीं करेंगे किसी के भी सामने, क्योंकि उससे लोग है ना आपको सीरियसली लेना बंद कर देते हैं और ये लॉन्ग टर्म में दिखाई देता है। क्योंकि ये गलती मैंने की थी, इसीलिए मैं आपको ये सजेशन दे रही हूँ। क्योंकि जब हम लोगों से कहते हैं ना कि हमें तो 10 से 5 के बीच में एक बार रजिस्टर में सिग्नेचर करने होते हैं, बाकी सारा फील्ड वर्क है, उसके बाद सामने वाले आपके काम की या आपके समय की वैल्यू नहीं करते। अगर आप किसी दोस्त के, सपोज़ कीजिए आप किसी दोस्त के घर जाके आप गए किसी काम से और दोस्त ने कहा कि ठीक है दोस्त, प्लीज़ थोड़ी देर और बैठ जाए यार, तो आप कहोगे नहीं नहीं मुझे ऑफिस में काम है। तो हो सकता है वो वहाँ से एक बात बोल दे और वो आपको चुप जाएगी कि क्या करना है ऑफिस जाके, तेरा तो, तुझे कौन सा काम करना होता है, तुझे तो एक सिग्नेचर ही मारने होते हैं, कह दियो फील्ड में था। तो जब सामने वाला इस तरीके से बोलता है ना तो आपको बुरा लगेगा। तो वो सिचुएशन मत आने दो। अपने काम को लेके, अपनी वर्क प्रोफाइल को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहो और दिखाओ दूसरों को कि हाँ भाई सीरियस जॉब है, ऐसा नहीं है कि कोई मजाक हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये चीज़ आपको करनी है। अगर वहाँ के DO आपके एजेंट को अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं तो उस सिचुएशन में क्या करें?
पहली बात तो ये है कि आपका जो दूसरे डीओ हैं वो कर नहीं पाएंगे अगर आपने यूआरएन लगा लिया है। तो दो तीन सिचुएशन होती हैं, मैं उनको सबको डिस्क्राइब करती हूँ। पहली सिचुएशन ये है कि आपका एजेंट ऑफिस में आया, आपने उससे डॉक्यूमेंट लिए, मीनवाइल किसी दूसरे डीओ ने भी उसको अप्रोच कर लिया, उसने वहाँ पे भी डॉक्यूमेंट दे दिए, ठीक है। तो इस तरीके से जा सकता है। तो देखिए इस सिचुएशन में तो आप कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ एबीएम को कंप्लेंट कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा एजेंट था। पर अगर आपने एमआर कटवा ली है पहले, तो आप फॉर श्योर आप एबीएम सर के पास जाओगे या ब्रांच मैनेजर के पास जाओगे कि ये केस हो रहा है और मैं पहला एजेंट मैंने बनाया था, पर ये इस तरीके से कर रहे हैं दूसरे डीओ। तो आप वहाँ पे जाके बोल सकते हो। डायरेक्टली उस डीओ से बोलोगे तो फिर वही थोड़ा सा क्लैश होगा, पर वो भी पूछ सकते हो। 1 to 1 बात करना मुझे तो सबसे सही लगता है, तो मैं तो डायरेक्टली ही पूछ लेती हूँ। और अगर आपने यूआरएन लगवा लिया है, ठीक है, और एजेंट फिर भी दूसरे को डॉक्यूमेंट दे दिया, दूसरे डीओ को डॉक्यूमेंट दे दिया दूसरे नाम से, तो आप कुछ नहीं कर सकते। देखिए मैं आपको बात बताती हूँ, शायद थोड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा हो। मेरे पास 1-2 एजेंट ऐसे आए जो पहले किसी और डीओ के पास जा चुके थे, पर उन्होंने, या तो मैंने जिस लेडी का बताया था कि उन्होंने उसका यूआरएन 1 महीने तक लटकाए रखा, उससे कोई बात नहीं करी, क्योंकि उन्हें ये लगा था कि वो यूआरएन तो मेरे साथ जुड़ गया, अब वो लेडी किसी और के साथ तो जा नहीं सकती। और वो इतनी दुखी हो चुकी थी क्योंकि उससे कोई 1 महीने से बात नहीं कर रहा था और वो फ़ोन कर करके परेशान हो रही थी। तो उसने अपने हस्बैंड के नाम से मुझसे एजेंसी ले ली। अब उस डीओ को पता चल गया कि वो एजेंट मेरे साथ आई है, बट वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आपकी गलती है, आपने उस एजेंट को इतना फ्रस्ट्रेट इरिटेट कर दिया कि वो किसी दूसरे डीओ के पास जा रहा है। तो अल्टीमेटली तो डीओ के पास कोई बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं होता। अगर एजेंट काम ही नहीं करना चाहेगा आपके साथ, तो आप उस एजेंट को रख के क्या करोगे? तो एजेंट की जो मर्जी है ना, वो यहाँ पे ज़्यादा चलती है। अगर आपका एजेंट का कोड वगैरह लग चुका है आपके साथ, फिर उसको कोई नहीं ले सकता, फिर उसको आपके साथ कोई नहीं ले सकता। इवन उसके जो मतलब बच्चे हैं या उसका जो स्पाउस है, वो भी किसी दूसरे डीओ के पास काम नहीं कर सकता विदाउट आपकी परमिशन। वो आपको एप्लीकेशन पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तभी उसके स्पाउस या फिर उसके बच्चे किसी दूसरे डीओ के पास एजेंट बन सकते हैं। तो आई होप ये आपको सिचुएशन क्लियर होगी। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एजेंट के एग्ज़ाम की फ़ीस आप देते थे क्या? नहीं, मैं क्यों दूंगी, और आप भी मत दीजिएगा। एजेंट की फ़ीस एजेंट को ही बियर करनी पड़ेगी, ठीक है। और बाकी जो एजेंट रिलेटेड और भी क्वेश्चन होंगे तो मैं कोशिश करूँगी, अगर कुछ रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो जो एजेंट, वो पूरी एक स्पेसिफिक वीडियो एजेंट पे ही बना दूँगी। आपको ऐसा नहीं करना है, आप अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करना है। आपको ये नहीं करना एजेंट की फ़ीस भी मैं ही दे दूँ। जब आप इस तरीके से अगर शो करोगे तो वो एजेंट कहाँ आपका बाद में कहना मानेगा, आप ये बताओ मुझे, क्योंकि आप उसकी आदत शुरू से ही बिगाड़ रहे हो। अगर आप किसी को बहुत ज़्यादा फेवर करते हो कि तुम्हारी फ़ीस भी मैं ही पे करूँगा, ये भी मैं ही करूँगा, तो एक तो आप इतना खर्चा आप उठा नहीं पाओगे। अगर आप एक ये देखोगे ना, मान लो 50 एजेंट बनाए और फीस है सपोज़ कीजिए 1000, तो 50,000 रुपये कहाँ से पे करोगे आप? नहीं कर सकते ना। वैसे फ़ीस 750 है, तो वो मैं बता दूँगी। तो आपको जो जिसका खर्चा है एग्ज़ाम एजेंट को देना है। आप एजेंट को जॉब दे रहे हो, एक तरीके से उसको पैसा कमा रहे हो, उसको पैसा कमाना सिखा रहे हो, तो उसको बियर करना पड़ेगा ना। आप नहीं बियर करोगे उस चीज़ को। ब्रांच ट्रेनिंग जब हम लोगों की स्टार्ट होगी तो सबसे पहले क्या काम करें और आपने क्या क्या किया था? देखिए मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को मैं इस पे ब्रांच ट्रेनिंग में जाने से पहले और ब्रांच ट्रेनिंग में क्या करना है उस पर मैं वीडियो, एक सेपरेट वीडियो बना दूँगी। तो डोंट वरी अबाउट दैट। आप अपनी जर्नी बता दीजिए, ठीक है, वो बता दूँगी मैं ट्रेनिंग से लेके प्रोबेशन तक। क्लेम सेटलिंग में दिक्कत आई थी क्या कभी आपको? नहीं, क्योंकि मैं 2 साल ही रही हूँ एलआईसी में और उस बीच में मेरा कोई मतलब मेरे किसी एजेंट का कोई क्लेम वगैरह नहीं आया था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई। बट मेरे कलीग से मेरी बात हुई थी, तो क्लेम सेटलमेंट में दिक्कत आती है अगर अर्ली क्लेम आ जाता है। तो अर्ली क्लेम का मतलब ये है, अगर पार्टी की जो डेथ है पॉलिसी करने के विदिन 3 इयर्स हो जाती है ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, क्योंकि फिर इंक्वायरी होती है
और फिर एजेंट चक्कर काटता रहता है और क्लेम सेटलमेंट नहीं होता, मतलब बहुत दिक्कत होती है उसमें। मैं अपने कलीग का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो उन्होंने मुझसे बताया। उन्होंने कहा कि अर्ली क्लेम आ गया था और करीब करीब 1 साल होने को आ रहा है, अभी तक क्लेम सेटलमेंट नहीं हुआ। अर्ली क्लेम में दिक्कतें आती हैं और उस केस में फिर ये है कि या तो पार्टी कोर्ट केस करे और तब अपना क्लेम ले, मतलब वो बहुत हैक्टिक प्रोसेस हो जाती है। बट अगर आपका मैच्योरिटी पे पैसे आ रहे हैं या आपका एक्सीडेंटल केस हो रहा है तो उसमें एलआईसी में क्लेम सेटलमेंट बहुत आसानी से और बहुत इजीली हो जाता है। बट अर्ली क्लेम में दिक्कतें आती हैं। ठीक है। और हाउ टू यूटिलाइज आनंदा। देखिए, मैंने आनंदा अपने 2 साल के करियर में नहीं यूज़ किया, बट हाँ ये है कि मेरे कलीग जो अभी आनंदा यूज़ कर रहे हैं उनका एग्ज़ाम है, उनका एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद मैं कोशिश करूँगी कि उनसे मैं एक छोटी सी क्लिप या ऑडियो वगैरह कुछ करवा के और वो आनंदा के बारे में आपको बता देंगे। ठीक है। 2010 के बाद कितने डीओ इंसेंटिव उठा रहे हैं। देखिए, कोई मेरे पास डेटा तो है नहीं इस चीज़ का कि मैं ये बता सकूं कि कितने परसेंट डीओ इंसेंटिव उठा रहे हैं। मार्केट में एलआईसी को कौन सी कंपनी आपके समय में कंपटीशन दे रही थी। सी, मैं कोई मार्केट एनालिस्ट या फिर इंश्योरेंस का बहुत बहुत बड़ी कोई प्रोफेशनल या मतलब नॉलेजेबल पर्सन नहीं हूँ इतना ज़्यादा कि मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग का बहुत ज़्यादा उसमें हूँ। तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता कि कौन सी कंपनी इतना कंपटीशन दे रही है, बट ना आपको इतना ज़्यादा सोचना है क्योंकि अभी तक जो मार्केट का सिनेरियो है उसमें मतलब जो एलआईसी है उसके सबसे ज़्यादा शेयर है और एलआईसी की ब्रांड वैल्यू इतनी ज़्यादा है ना कि कोई दूसरी कंपनी अभी मतलब ठीक है मेट्रो सिटीज़ में थोड़ा सा सिनेरियो चेंज हो रहा है, बट मोस्टली जो इंडिया है, जो रूरल इंडिया है, तो वहाँ पे एलआईसी की ब्रांड वैल्यू नाम ही अपने आप में बहुत है उसका। ठीक है। तो ये इस चीज़ का तो मैं जवाब कोई पर्टिकुलर दे नहीं पाऊँगी। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए क्या करे एक बंदा। देखिए, सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स आपको कहीं नहीं मिलेंगी कि किसी ने मतलब आपको दे दी कि आप गए किसी शॉप पे और ख़रीद के ले आए। सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स फील्ड में मार्केट में जाने से ही आएगी, वो विद एक्सपीरियंस आपको आएगी। एलआईसी में सेल्स और मार्केटिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए एज सच कोई पर्टिकुलर आपकी ट्रेनिंग नहीं होती है। एक नॉर्मल जो ट्रेनिंग होती है, अभी भी आप देख रहे होंगे किस तरीके की ट्रेनिंग हो रही है, तो वो एक ट्रेनिंग होती है, आपको बता दिया जाता है ऑल ओवर। बट पर्टिकुलरली सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स को एनहेंस करने के लिए कोई ट्रेनिंग नहीं होती। वो या तो आप अपने खर्चों पे उठा के कोई प्राइवेट से आप सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग लो, पर वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है और वो प्रैक्टिकल भी मेरे हिसाब से उतना नहीं रहेगा। अभी आपका सिर्फ जो लक्ष्य है वो ये होना चाहिए कि आपको कंफर्मेशन लेना है। और अब जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको अपने टारगेट्स भी पता चल चुके हैं, तो इतने ज़्यादा कोई टारगेट भी नहीं है आपके। मैक्सिमम जो आपको प्रीमियम का टारगेट है वो 26.5 लाख के करीब है, तो बहुत सही है। हम लोग तो 30-35 के बीच में एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो आपके एक्सपेक्टेशन से बहुत कम आया है, तो आप लोग खुश रहिए और सिर्फ कंफर्मेशन पे ध्यान दीजिए, टीम बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। कंपटीशन किससे मिल रहा है ये सब चीज़ें आप मत सोचिए इतना ज़्यादा। ठीक है। और मार्केट में जाने से और डील करने से लोगों के साथ ही आपके धीरे धीरे सेल्स एंड मार्केटिंग स्किल्स एनहेंस हो जाएंगे। बाकी आपको जो भी मिले उनसे आप उनका पूछ सकते हैं। अगर ब्रांच में कोई टॉपर डीओ है तो आप उनसे बात कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली आपको किसी से जानना हो तो मार्केटिंग मैनेजर्स वगैरह आते हैं, तो शायद एक दो चीज़ें वो बता पाए। मतलब आप बहुत सारे लोगों से पूछिए, तो कोई ऐसा नहीं है कि आपको कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा। जैसा हम लोगों के लिए जीना खाना पीना सोना ज़रूरी है, हाउ विल कंसी सॉरी हाउ विल वी कन्विंस दैम LIC इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर योर ड्रीम्स फैमिली एंड यू अपार्ट फ्रॉम अदर इन्वेस्टमेंट लाइक म्यूचुअल फंड, SIP, बैंक, FD, RB, पोस्ट ऑफिस सेविंग्स। ओके, देखिए इस पे मैं अलग से बता दूंगी थोड़ा सा, मतलब किसी वीडियो में थोड़ा ही डिटेल से बता दूंगी मैं कि कैसे क्या करना होता है, क्योंकि
हाँ, ये अलग से मैं एक वीडियो में बता दूंगी कि आपको ना उन्हें एलआईसी के प्लान सेल नहीं करने, आपको उन्हें विज़न सेल करना है। अभी इस वीडियो में तो मैं इतना ही बता देती हूँ कि आपको कस्टमर को प्लान सेल नहीं करना, आपको उन्हें विज़न सेल करना है। जब आप विज़न सेल करेंगे तो वो ले लेते हैं। और एलआईसी का कंपैरिजन म्यूचुअल फंड से नहीं हो सकता, एसआईपी से नहीं होता, बैंक की एफडी से भी नहीं हो सकता। वो कंपैरिजन मैं एक चीज़ में आपको बता दूंगी। अच्छा, रिबेट को लेके एक क्वेश्चन था कि रिबेट, देखिए दो तीन चीज़ें हैं रिबेट को लेके। पहली बात तो ये है कि रिबेट तो एजेंट ही देगा, अगर एजेंट के मतलब खुद से पॉलिसी ले रहा है और अगर क्लाइंट दे रहा है तो एक तो एजेंट खुद से देगा। दूसरा, अगर जो आप अपनी डमी एजेंसी में पॉलिसी डाल रहे हो तो फिर वो तो आपके ऊपर है कि आप किस तरीके से रिबेट दोगे। तीसरा ये है, रिबेट को कोशिश करो कि रिबेट आपको देना ही ना पड़े। बट वर्स्ट सिनेरियो क्या होगा कि आपको रिबेट देना पड़े, तो रिबेट को ना डिवाइड कर लो। मतलब डिवाइड करने का मतलब ये है कि अगर पार्टी आपसे ये कह रही है कि भाई 40% कमीशन छोड़ो, ठीक है, 35 फर्स्ट ईयर में मिलता है, पर पार्टी ये चाह रही है कि 40% कमीशन छोड़ना पड़ेगा, बाकी प्रीमियम मैं दे दूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको पार्टी को इस चीज़ पे अग्री करना है कि आप जो 40% जो रिबेट आप दे रहे हो, तो फर्स्ट ईयर आप 20 दोगे और फिर नेक्स्ट ईयर फिर 20 दे दोगे, या आप नेक्स्ट ईयर 10% दोगे फिर 10% दोगे। तो इस 40% रिबेट को आपने 3 सालों में डिवाइड कर दिया। पहले साल आप 20% दे रहे हो, फिर 10% दे रहे हो और फिर 10% दे रहे हो। तो आप इस तरीके से ना निगोशिएशन पे काम करो कि किसी तरह निगोशिएशन हो जाए, एक बीच का कोई रास्ता निकल जाए जिस पे पार्टी भी अग्री हो जाए और आप भी अग्री हो जाओ। अगर रिबेट वाली सिचुएशन आई जाती है तो बताया है, अदरवाइज़ कोशिश करना चाहिए कि रिबेट को जितना टाल सको उतना टालो। और दूसरी इम्पोर्टेंट बात जो है वो ये है कि रिबेट कभी भी ईयरली प्रीमियम पे मत देना। अगर रिबेट वाली पॉलिसी हो तो मैक्सिमम क्वार्टरली प्रीमियम लेना। क्योंकि मान लीजिए अगर प्रीमियम अमाउंट सपोज कीजिए कि 1 लाख रुपए है पूरे साल का, अब आप 1 लाख पे 40% दोगे तो आपके तो सीधे 40,000 गए, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान वाला डील हो जाएगी आपके लिए। तो आपको क्या करना है, क्वार्टरली मान लीजिए 30 उस पर सॉरी क्वार्टरली आप ले आए प्रीमियम को, तो वो आपको सिर्फ 30,000 में 40% का रिबेट देना है, तो वो आपका बहुत कम हो जाएगा, ठीक है ना, 12,000 के करीब होगा। तो 12,000 रुपये और 40,000 रुपये, समझ गए ना आप मेरी बात को, कि अगर रिबेट देना पड़ता है तो आपको पॉलिसी का प्रीमियम क्वार्टरली या मंथली नैच मोड में करवाना है और उस पर रिबेट देना है। और रिबेट हमेशा फर्स्ट ईयर ही दिया जाता है, मतलब जो प्रीमियम पहली बार वो पे करता है ना पार्टी, उसी पे रिबेट दिया जाता है। ये नहीं कि हर बार का आपको उस पर हर बार रिबेट देना है, ठीक है। एंड ऑडिट का क्या रोल होता है, स्ट्रिक्ट होते हैं कि कैजुअल? कैजुअल होते हैं। एंड आपको 1-2 दिन पहले ही मतलब ऑफिस में थोड़ा माहौल हो जाता है कि भाई ऑडिट होने वाला है, और वो सारा एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट है। तो आप जो मार्केटिंग के लोग हो, आपको इतना ज़्यादा बोदर करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ब्रांच मैनेजर वगैरह संभाल लेते हैं। 18 मिनट की वीडियो हो चुकी है, बट फिर भी मैं कुछ क्वेश्चंस और ले लेती हूँ। मेरे एजेंट किस तरह कस्टमर को क्या कहेगा अगर वो कहेगा कि बीमा सुगम से इंश्योरेंस ले लूँगा? देखिए, बीमा सुगम से अगर इंश्योरेंस ले लेगा, अगर पार्टी ये कहती है, या ऑनलाइन ले लेगा, तो आप उनको एक चीज़ कह सकते हैं कि देखिए सर, एक तो आप एक एग्जांपल दे सकते हैं उन्हें कि एक तो आप अगर आपको कोई बीमारी होती है तो एक तो आप प्रॉपर डॉक्टर के पास जाएं जो MBBS डॉक्टर है, या फिर आप एक गूगल करके और अमेज़ोन से दवाई खरीद ले, दोनों में बहुत अंतर है। आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो प्रॉपर आपको डायग्नोज करेगा और उसके बाद फिर वो आपको दवाई प्रिस्क्राइब करेगा। बट अगर आप ऑनलाइन ख़रीदते हो तो हो सकता है साइड इफ़ेक्ट भी हो जाए और आपको वो सर्विस नहीं मिल पाएगी। सेम वे में क्या होता है, अगर ऑनलाइन आप पॉलिसी ख़रीदते हो, पहली बात तो आप प्लान कैसे डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा चाहिए, तो वो प्लान आप ऑनलाइन ख़रीदोगे। फिर उसके बाद अगर मान लो कुछ खुदा ना खास्ता कोई दिक्कत आ जाती है तो ऑफिस के धक्के आपको खाना पड़ेंगे। बट अगर आप ऑफलाइन पॉलिसी लेते हो किसी एजेंट से या DO के थ्रू,
तो आपका जो सर्विस वाला पार्ट है, जो धक्के खाने वाला पार्ट है, वो हम करेंगे, वो आपको करना ही नहीं है। तो इस तरीके से उनको कन्विंस कर सकते हो। प्रीमियम का कोई असर पड़ता है कि अगर पार्टी एजेंट से इंश्योरेंस ले या ऑनलाइन पोर्टल से? हाँ, 15 से 20% का अंतर आ जाता है। मतलब ऑनलाइन जो पोर्टल पे पॉलिसी लेगा क्लाइंट, तो वहाँ उसको 15 से 20% प्रीमियम कम पे करना पड़ेगा। रीज़न इसका ये है कि ऑनलाइन पोर्टल में LIC को एजेंट का कमीशन बच जाता है, जो कि वो 35% देती है फर्स्ट ईयर में। तो वो कमीशन बच जाता है, तो जो कमीशन बच जाता है तो उसी में से वो पॉलिसी होल्डर को थोड़ा सा बेनिफिट दे देती है। अगर कोई DO टर्मिनेट हो जाता है और उसके 2-3 पॉलिसी है और पार्टी को सर्विस चाहिए, तो वो सर्विस उसे कौन देगा? DO, क्योंकि मुझे नेक्स्ट ईयर भी टारगेट पूरा करना होगा, तो मुझे सर्विस देना पड़ सकती है। देखिए, इतना ज़्यादा परेशान मत होइए। अगर कोई एजेंट टर्मिनेट हो जाता है तो आपकी सिरदर्दी नहीं है ना, आपको सबकी सिरदर्दी अपने सिर पे नहीं लेनी है। थोड़ा सा क्लियर रहिए इन चीज़ों को लेकर। भाई आप DO हो, अब DO तो वहीं पे रहेगा हमेशा ब्रांच में, एजेंट टर्मिनेट भी होएगा, एजेंट आएगा भी जाएगा भी। सर्विस पार्ट में क्या होगा कि भाई आपको इतनी ज़्यादा, आप डायरेक्टली उसको क्लाइंट को नहीं जानते हैं, जो तो पॉलिसी आपके थ्रू आई है, आपके किसी नोन की, आपने खुद ने की है, तो उसमें तो हो सकता है कि आपको सर्विस पार्ट आपको करना पड़े। और आप ऐसा क्यों खुद से क्यों करेंगे सारी चीज़ें? आप किसी और एजेंट को सर्विस पार्ट पे लगा सकते हैं। थोड़ा सा मतलब स्मार्टली काम करिए ना। और देखिए, जिसकी पॉलिसी जिसको चलानी होगी ना, वो चलाएगा अपने आप इतना ज़्यादा अब बेचारे मत बनिए दूसरों के सामने। मतलब मैं जो एक प्रॉपर टर्म जो है ना, वो बेचारा मत बनिए कि मुझे तो इसका भी ये करना पड़ेगा, मैं तो एजेंट से भी थोड़ा दब के रहूँगा, मैं तो पॉलिसी होल्डर से भी दब के रहूँगा, क्योंकि मुझे तो काम करना है, मेरा तो टारगेट है। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखो, थोड़ा सा मतलब रखो। ये नहीं है कि मैं ही सबको सर्विस देता फिरूँ, किसी को नाराज़ नहीं करना क्योंकि फिर मेरा टारगेट नहीं होएगा। इतने डर में माहौल में काम नहीं होता है, ठीक है? तो आप क्लियर रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जिसने प्रीमियम पे करा है, अगर उसको देखिए मैच्योरिटी पे, अगर आपने उसको प्लान ढंग से समझाया, आपने उसको विजन सेल किया है, तो वो पॉलिसी चलाएगा। उसको नुकसान है पॉलिसी बंद करने में। आप ये भी तो सोचिए, पॉलिसी होल्डर क्यों पॉलिसी, वो आप कह रहे हो कि अगर सर्विस देना हो तो वो पॉलिसी क्लोज करवा लेगा फिर। अरे नहीं करवाएगा वो पॉलिसी क्लोज। और जिसको करवानी होगी, आप उसको कितना ही सर्विस दे लो, वो वैसे भी करवाएगा। जिनके एजेंट होते हैं वो भी करवा लेते हैं पॉलिसी क्लोज। पर 2 साल से पहले पॉलिसी क्लोज करवाने से ना तो क्लाइंट को सरेंडर वैल्यू मिलेगी, कुछ भी नहीं होगा, उसका तो लॉस ही लॉस है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि क्लाइंट का भी लॉस है, वो पॉलिसी इतनी आसानी से क्लोज नहीं करवा सकता, और जिसको करवानी होगी वो एनीवे भी करवाएगा। तो हर चीज़ आपको नहीं करनी है, थोड़ा सा और रखिए भाई। अगर एजेंट टर्मिनेट हो गया तो आपकी थोड़ी ना गलती है, आप उस एजेंट को दोबारा ले आओ, या तो कन्विंस करके। अगर उसकी कोई गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, चला ही गया, तो अब क्या किया जा सकता है? अब तो कुछ नहीं किया जा सकता। जितना आपसे हो सकता है, अगर आप जानते हो उसको पर्सनली, तो ठीक है, पर फिर भी मैं एडवाइज़ नहीं करूँगी कि सिग्नेचर वगैरह किसी भी डॉक्यूमेंट पे आप करो। बहुत भारी दिक्कत हो जाती है कई बार। और जब डेथ क्लेम आता है तो उस पर तो बिल्कुल नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा उस टाइम पे केयरफुल रहना है, ठीक है? और IB कमाने के लिए ईच ईयर मुझे न्यू पॉलिसी लेनी होगी या रिन्यूएबल से प्रीमियम से काम चल जाएगा? IB कमाने का पॉलिसी से कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। इसका डायरेक्ट IB का डायरेक्ट रिलेशन सिर्फ प्रीमियम से है। हर साल आपको प्रीमियम जो अमाउंट आती है ना, उससे आपको बेनिफिट होता है। 16% से जब आपकी कॉस्ट कम आ जाती है तो आपका IB बन जाता है। और मान लीजिए एक जो पर्टिकुलर अमाउंट है उसका 10% आपको IB मिल जाता है, ठीक है? मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको एक 40 लाख का आपका टारगेट था, आपने 70 लाख का कर दिया, तो ऊपर ये जो 30 लाख बचे हैं ना, इसका 10% यानी कि 3 लाख रुपए आपका IB आ जाएगा। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। मोटा मोटा मैंने आपको बताया, बाकी सेल्स वाले अपने हिसाब से करते हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस में बहुत ज़्यादा मत घुसिए कि अगर मैं रूरल एरिया से 25 एजेंट बनाऊंगा तो मुझे हर एजेंट पे इतना मिलेगा, ये वाला कंपटीशन क्वालिफाई करवा लिया तो। क्योंकि आपको एजेंट पे भी IB बनता है आपका, जो GOIB स्कीम है आपकी। पहले फर्स्ट ईयर आप सिर्फ प्लान समझो, अपने एजेंट को ट्रेनिंग देने पे ध्यान दो, अपनी टीम बिल्ड करने पे ध्यान दो। ये 3 काम जो आपको करने हैं मैंने आपको बता दिए हैं क्लियरली। इन 3 कामों पे ध्यान दो आप,
ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों में जब उलझ जाओगे ना, रूल रेगुलेशन ये भी पढ़ लूँ वो भी पढ़ लूँ, तो दिमाग में खिचड़ी पक जाएगी। अभी सिर्फ जो ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं अभी आप उन पे ध्यान दो, कन्फर्मेशन पे ध्यान दो, बाकी रूल रेगुलेशन आप धीरे धीरे सीखते रहना। बीमा सुगम आने से बात चल रही है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका। एक तो ये है कि बीमा सुगम का क्या इम्पैक्ट होगा, कमीशन डिस्क्लोज़र है और इंश्योरेंस क्लेम किसी भी आगे आएंगे तो रिजेक्ट हो जाता है, तो एक एजेंट या डीओ को क्या क्या फेस करना पड़ता है। फिफ्थ और सिक्स क्वेश्चन का आंसर ये है कि देखिए जो भी सिनेरियो होगा मार्केट में, चाहे वो बीमा सुगम आए, चाहे वो कमीशन डिस्क्लोज़र आए, कुछ भी हो, वो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा। तो जो आप फेस करोगे वो बाकी सारे भी फेस करेंगे। और अभी कुछ आया नहीं है या धीरे धीरे आएगा, ऐसा भी नहीं होता कि आया एकदम से। जैसे अभी आनंदा तो देखो मेरे टाइम पे आया था, आनंदा कोई ऐसा तो है नहीं कि 100% पॉलिसी आनंदा से ही होने लग गई, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ ना। तो धीरे धीरे मार्केट पे असर पड़ता है और जो होगा वो सबके लिए होगा, तो देख लिया जाएगा। तो मतलब इसलिए अपने सर पे इतना ज़्यादा बोझ मत रखो कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा, टेंशन में नहीं जीना है, रिलैक्स रह के खुशी खुशी हंसते हंसते ये जॉब करनी है। अपना इंटरेस्ट ही बना लो कि लोगों से मिलना, बात करना, थोड़ा सा खुश मिजाज रहिए। टेंशन में और स्ट्रेस में आके आप ये जॉब नहीं कर सकेंगे बहुत लंबे समय तक, ठीक है ना। तो जो कुछ होगा वो सबके लिए होगा, मार्केट में कुछ चेंज आएगा तो वो सबके लिए होगा, आपके अकेले के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए। सेवन्थ क्वेश्चन, क्लेम आएंगे तो रिजेक्ट हो जाते हैं तो ड्यू क्या क्या फेस करना पड़ सकता है। पार्टी का गुस्सा फेस करना पड़ सकता है, और तो क्या फेस करेंगे। होता है, आती है पार्टी, हम देखते थे कि दूसरे डीओ के पास, क्योंकि मैं तो नहीं थी तो मेरे पास तो क्लेम वगैरह नहीं आते थे, पर दूसरे डीओस के पास आते थे, तो कई बार पार्टी आती है और गुस्सा करके चली जाती है, तो ये सब हो जाता है कभी कभी। तो बस, और तो क्या बताऊँ। बट आप अपनी पार्टी को थोड़ा सा कन्विंस कर लीजिए। डीओ अगर सपोर्टिव नहीं होगा कि चिल्लाते रहो मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब कई बार ऐसे सीन देखने में आ जाते हैं डीओ रूम में कि चिल्लाते रहो मुझे कोई मतलब नहीं है, तो पार्टी को और ज़्यादा गुस्सा आता है। अपनी पार्टी को शांति से, पहले ही पार्टी गुस्सा तब करती है जब पानी उसके सिर के ऊपर से चला जाता है, जब ना तो एजेंट उसकी सुनता है ना डीओ उसकी सुनता है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि अपने क्लाइंट से आप खुद ही मिल लो और उनसे कहो कि भाई मैं डीओ हूँ LIC में, बट क्लेम को सेटल करना इनका काम है, जिस भी डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट का काम है, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर सकता। आप उनको वो तरीके बता दो कि भाई वो क्या क्या एक्शन ले सकते हैं। तो आप पर्टिकुलरली वो मतलब ऑन रिकॉर्ड नहीं बोलना है, ये सब ऑफ रिकॉर्ड आपकी और क्लाइंट के बीच की बात होगी। तो आप उनको ये तरीके बता दो कि आप इस तरीके से आपको क्लेम मिल जाएगा, चाहे वो कोर्ट केस हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि आप तो अपनी पार्टी के लिए, आपको तो अपने क्लाइंट को डील करना पड़ेगा ना। अब अगर ऑफिस से आपको उनको वो सेटलमेंट नहीं हो रहा है या कुछ नहीं हो रहा, तो आप अगर पार्टी आपकी जेन्युइन है तो फिर आप उनको तरीके बताओगे ना। ये सब आपको करना है, आप अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में ले लो, फिर इतनी दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ आज तो पूरे आधे घंटे की ही वीडियो होने जा रही है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल लगी होगी, और अगर यूज़फुल लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे मुझे भी खुशी होती है। जैसे मैंने आपके क्वेश्चंस का आंसर दिया वीडियो बना के, तो आप लोगों को अच्छा लगता है जब मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करती हूँ, तो मुझे भी अच्छा लगता है जब आप लाइक, शेयर और अपना फीडबैक देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो या दोस्तों, दैट्स इट एंड थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।